नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ टीना सोनी। मानसून भोपाल में दस्तक दे चुका है और इसी के साथ हमारे कृषक दोस्तों ने अपने खेतों में खरीफ फसलों को उगाने की शुरुआत कर चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खरीफ फसलों में मूंग, मक्का, ज्वार व अन्य कई प्रकार की फसलें सम्मिलित हैं। तो हमें आज बताएंगे कि किस प्रकार खरीफ फसलों में समन्वित कीट प्रबंधन किया जा सकता है। हम ये सभी जानते हैं कि खेती में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है जिससे कि फसलों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। तो चलिए आइए इसी विषय में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है मनीष कुमार जी। आप पौध संरक्षण विशेषज्ञ हैं और आप कृषि विज्ञान केंद्र देवास से हैं। आज मैं आपको सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख कीट के बारे में बताऊंगा। सोयाबीन लगभग 20 से 25 दिन का हो गया है, तो निश्चित रूप से कुछ कीड़ों का आक्रमण हो गया। उसमें आपका जो सर्वप्रथम जो कीड़े का आक्रमण होता है उसको हम ब्लू बीटल या नीला भृंग के नाम से जानते हैं। ये पत्तियों में गोल छेद करता है और इसकी संख्या शुरू में कम रहती है, लेकिन धीरे धीरे इसकी संख्या अधिक हो जाती है और काफ़ी हद तक इसमें नुकसान होता है। फिर उसके बाद रस चूसक कीटों का प्रकोप होता है। रस चूसक कीटों में जैसे सफ़ेद मक्खी है, हरा मच्छर है, इसका प्रकोप होता है। ये पहले तो रस चूसता है और जहाँ पे अस्वस्थ पौधे रहते हैं वहाँ से वहाँ वहाँ पे रस चूसता है, और साथ में अगर कोई भी बीमारी वाला पौधा है तो उससे रस चूस करके आपके स्वस्थ पौधों में आ जाता है और वो बीमारी हमारी सोयाबीन में फैल जाती है। शुरुआती अवस्था में, जिसको हम पीला मोज़ेक के नाम से जानते हैं, एक दो पौधों में होती है और धीरे धीरे हमारे खेत के कई टापों में फैल जाती है। तो निश्चित तौर पे हमें इसकी रोकथाम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जैसे ही हमारा सोयाबीन थोड़ा बड़ा होता है और उसमें जो है हरी अर्धकुंडल इल्ली, भूरी अर्धकुंडल इल्ली का प्रकोप होता है। ये दोनों इल्ली का सबसे अच्छी पहचान यही है कि जब आप हाथ में रखेंगे तो सर्पेंटाइन मूवमेंट करेगी, जिससे आप पहचान सकते हैं इसका एक सिरा पतला रहता है, एक सिरा मोटा रहता है। ये हल्के हरे रंग की रहती है और कुछ में जो है इसको कुछ में रुए पाए जाते हैं, वो भी अर्धकुंडल इल्ली है। इन दोनों का काम जो है पत्तियों को खाना है। शुरुआती अवस्था में पत्तियां खाती है और कभी कभी अगर ज़्यादा इसकी संख्या हो जाती है तो पूरे पौधे को भी ये नष्ट कर देती है। इसी के अलावा भूरी अर्धकुंडल इल्ली ये फूल और फली को नुकसान पहुंचाती है। इसके साथ जैसे ही आपके जब फूल और फली आने लगेगी सोयाबीन में, तो उसमें जो है चने की इल्ली का प्रकोप होता है। चने की इल्ली जो है आपके फूल को खाती है और जब उसमें फली आ जाती है तो वो फली को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा दो कीट और प्रमुख रूप से जो सोयाबीन में देखे जा रहे हैं इस समय, एक तो है तना मक्खी, सोयाबीन की तना मक्खी। ये जैसे ही आपका 15 से 20 दिन का सोयाबीन होता है तो ये चने मक्खी क्या करती है, पौधे के ऊपरी हिस्से में जो है अंडा दे देती है और एक पौधे में एक ही अंडा देती है और ठीक 3 से 4 दिन बाद ये अंडे से एक इल्ली निकलती है जिसको हम ग्रफ के नाम से जानते हैं। और ये ग्रफ जो है धीरे धीरे जो तने के अंदर चला जाता है और जड़ तक, इसको तने से जड़ तक खोखला कर देता है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमारा पौधा सूख जाता है। शुरुआती अवस्था में जो इसका जो लक्षण है वो शुरू की एक पत्ती सूखती है, धीरे धीरे बाद में हमारा पूरा पौधा कमज़ोर हो जाता है। अगर उसमें फली लगती भी है तो काफ़ी कमज़ोर रहती है, दाने का आकार भी काफ़ी छोटा होता है। इसके अलावा एक जो प्रमुख कीट है वो गर्डल वीटर के नाम से हम जानते हैं, जिसको चक्रभ्रग कीट के नाम से भी जानते हैं। ये कीट हमारा 3 चरणों में सोयाबीन में लगता है। एक अभी जो है 25 से 30 दिन की जो फसल हो चुकी है उसमें लगता है। इस अवस्था में ये क्या करता है, पत्ती में 2 चीरे लगाता है, कट करता है और चीरा लगाने के बाद उसके बीचों बीच अंडा दे देता है, जो डंठल जो रहती है पत्ती की। और ठीक 4 से 5 दिन बाद उससे जो इल्ली निकलती है और वो इल्ली सीधे जो है उसके मेन तने में चली जाती है और तने को खोखला कर देती है। तो शुरुआती अवस्था में इसमें भी एक लक्षण, दोनों में अंतर है, तने की मक्खी में और इसमें गर्डल बीटल में। तने के मक्खी में पौधे का ऊपरी हिस्सा सूखता है और इसमें गर्डल बीटल में जिस पत्ती में इसका डैमेज हुआ होगा वही पत्ती सूखेगी, बाकी पत्तियां हरी होती हैं। फिर आपके 40 से 45 दिन बाद इसका दूसरी अवस्था आती है, दूसरा नुकसान होता है दूसरी तरह से। उस समय हमारा जो है फूल की अवस्था आती है। फिर आखिरी जो होता है हमारी जब कटाई होती है, कटाई से 20 से 25 दिन पहले इसका नुकसान होता है। इसमें क्या होता है कि अगर इस समय अगर इसका आक्रमण हो गया है तो हमारी फली का आकार भी छोटा रहता है, दाना का भी साइज छोटा हो जाता है। और इससे हमें इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम सब कीटों को नियंत्रण करना है।
तो सबसे पहले किसान भाई हमें याद रखना है कि हमें जो है सबसे पहले जैविक की तरफ जाना है। अगर जैविक दवा, जैसे इस समय बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में जैविक दवा काफ़ी हद तक कारगर है। उसमें से कुछ 2-3 दवाएं हैं वो हम उपयोग कर सकते हैं। एक तो नीम का तेल है, और फिर उसके बाद जो है बिवेरिया बैसियाना है, और तीसरा बीटी है। ये सब चीज़ें जैविक दवाएं हम ज़्यादा इस तरह से जोर दे रहे हैं क्योंकि हमारे जो सोयाबीन रहता है, डायरेक्ट हम तुरंत जो है रासायनिक दवाओं पर निर्भर न रहें, बल्कि हमें करना क्या है कि जैविक दवाएं शुरुआती अवस्था में जैविक दवा का उपयोग करें। अगर कीड़ा अगर मर नहीं रहा है तो आखिरी हमारा जो हथियार है वो हमारा रासायनिक कीटनाशी है। इल्ली है, इल्ली के प्रकोप के लिए हम प्रोफेनोफास का उपयोग कर सकते हैं। लेमडा साइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सोजोन 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ले सकते हैं। और इस रस चूसक कीटों में अगर लग रहा है तो इमिडाक्लोपिड या थाइमेथोक्सोजोन, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इससे जो है आपके रस चूसक कीटों का प्रकोप से कम हो सकते हैं। अगर कहीं कहीं पे आपके आखिरी अवस्था में माइट का उपयोग ज़्यादा आक्रमण होता है और माइट में हमारी पूरी पत्तियां सूख जाती हैं, तो उसके लिए हम इस प्रॉपर गाइड जो है 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका उपयोग करें तो जो आपके कीट हैं समाप्त होंगे। और क्रमबद्ध तरीके से अगर हम कीट दवा डालेंगे और ये सभी दवाएं हमारी 600 लीटर पानी प्रति हेक्टेयर के हिसाब की दर से उपयोग करें तो आपको बार बार दवा का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और कीड़ा आपका पूरी तरह से खेत से ख़त्म हो जाएंगे। और आपको जो आर्थिक क्षति जो बार बार जो दवा डालनी होती है उससे आप बच सकते हैं और आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अब हम चर्चा करेंगे खरीफ प्याज की खेती के बारे में। खरीफ प्याज की खेती किस प्रकार की जा सकती है और हमारे कृषक दोस्त उनका पोषण, नर्सरी प्रबंधन और साथ ही साथ प्याज की खेती से जुड़ी इंसेक्टिसाइड्स और किस तरह उनसे मुक्ति की जा सकती है। आज हमारे साथ है निशित गुप्ता जी, जो कि देवास से है और आप उद्यानिक विशेषज्ञ हैं। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर निशित गुप्ता, वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र देवास। किसान भाइयों, आज हम आपसे खरीफ प्याज की खेती के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे सभी किसान भाई जानते हैं कि हमारे मालवा क्षेत्र में ज़्यादातर किसान भाई
सोयाबीन की खेती खरीफ मौसम में करते हैं। प्राय ऐसा देखने में आ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से सोयाबीन की खेती से जितना लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलना चाहिए था, उतना किसान भाई प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उस स्थिति को देखते हुए अब यह आवश्यक है कि किसान भाई फसल विविधीकरण की ओर ध्यान दें और फसल विविधीकरण के क्षेत्र में यदि किसान भाई बारिश में प्याज की खेती करते हैं तो बहुत ही उनके पास एक अच्छा विकल्प हो सकता है। खरीफ प्याज एक अधिक लाभ देने वाली खेती है, जिसके अंतर्गत हमको कुछ तकनीकों का विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक है। उसमें से सर्वप्रथम मुख्य है कि किस प्रकार की प्रजाति हम उन्नत किस्मों का प्रयोग खरीफ प्याज की में कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विभिन्न अनुसंधान केंद्रों से खरीफ प्याज की निकाली गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से एग्रीफाउंड डार्क रेड, भीमा डार्क रेड, भीमा सुपर, भीमा राज, N53, फुले समर्थ, नासिक रेड इत्यादि किस्में हैं, जिसको यदि किसान भाई अपने क्षेत्र में खेत में लगाते हैं तो निश्चित रूप से अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसमें से एग्रीफाउंड डार्क रेड की औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है और यह किस्म करीब 95 से 100 दिन में रोपण के बाद तैयार हो जाती है खुदाई के लिए। भीमा सुपर भी 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है। इसको हम खरीफ और पछेती खरीफ दोनों मौसम में लगा सकते हैं। भीमा डार्क रेड भी एक बहुत अच्छी प्रजाति विकसित की गई है, जिसको भी हम 100 से 105 दिन में रोपण के बाद खुदाई कर सकते हैं और इसकी जो औसत उपज खरीफ के मौसम में 200 से 260 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि पछेती खरीफ में 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से फुले समर्थ, जो कि महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र से विकसित की गई है, यह भी करीब 100 से 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है रोपण के बाद और इसकी जो औसत उपज क्षमता है वो करीब 250 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। तो इन किस्मों का किसान भाई निश्चित रूप से चयन करके खरीफ प्याज से अधिक लाभ कमा सकते हैं। दूसरा जो मुख्य चीज़ है, हमें जो ध्यान रखना है खरीफ प्याज की खेती में, कि हम इसकी नर्सरी कब तैयार कर सकते हैं। खरीफ के मौसम में हम 2 भागों में हम प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास पानी की उपलब्धता है वो मई जून के माह में पौधे तैयार करें, नर्सरी डाल दें, बीज का बुआई कर दें, जो कि आपका जुलाई अगस्त में पौध जो है वो रोपण के लिए तैयार हो जाता है। पछेती खरीफ में हम अगस्त सितंबर में बीज की बुआई नर्सरी में करते हैं और सितंबर अक्टूबर में हम उसकी बोनी खेत में कर सकते हैं, जो कि हमारी फसल जनवरी से मार्च के बीच में पक करके तैयार हो जाती है। तो हमारे किसान भाई खरीफ में और पछेती खरीफ दोनों मौसम में खरीफ प्याज की खेती कर सकते हैं। जहाँ तक बीज दर की बात है, खरीफ के मौसम में बीज दर ज़्यादा लगता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। इसकी आप अच्छी प्रकार से खेत तैयार करके बीज की बोनी करें और बोनी करने से पहले किसान भाई बीज का उपचार ज़रूर करें। बीज का उपचार करने के लिए हमारे किसान भाई कार्बेंडाजिम तथा मैंकोजेब का मिश्रण एक फफूंदीनाशक के रूप में बाज़ार में उपलब्ध है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीज में 3 ग्राम हमको ये दवा मिलानी है और उसके बाद हमको नर्सरी में बीज को कतारों में बोना है। कतारों से कतार की दूरी नर्सरी में 10 सेंटीमीटर की आसपास होनी चाहिए। इस प्रकार से जब हम बीज को अच्छे तरीके से उठी हुई क्यारी में, एक बात हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है खरीफ के मौसम में, जब भी हम नर्सरी तैयार करें, हमारी जो ज़मीन है वो हमेशा, जो नर्सरी है, क्यारी है, वो ज़मीन से 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई होनी चाहिए, जिससे कि अतिरिक्त पानी जो है वो नाली के माध्यम से निकल जाए और हमारा जो पौध है और जो बीज है वो उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो हमको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमेशा खरीफ के मौसम में जब भी नर्सरी तैयार करें, उठी हुई क्यारी में तैयार करें। इस प्रकार से हम जब अच्छे प्रकार से खेत तैयार करते हैं और बीज बोते हैं तो करीब से 45 से 50 दिन में जो हमारी पौध है या जो रोप जिसको हम बोलते हैं, वो हमारे खेत में रोपण के लिए, ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है और इसको हम ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। ट्रांसप्लांटिंग या रोपण करते समय किसान भाई विशेष रूप से एक बात का और ध्यान रखें, पौध उपचार बहुत आवश्यक है। पौध उपचार के लिए हमारे किसान भाई जो हमारी रोप की जो जड़ होती है उसको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो फफूंदीनाशक दवा आती है उसका एक बर्तन में या एक टंकी में घोल बना लें। 1 लीटर पानी में 3 ग्राम दवा घोल लें और जो हमारे रोप की जड़ है उसको उसमें 15 से 20 मिनट तक डुबो करके रखें और 15 से 20 मिनट बाद उसको वापस बाहर निकाल करके फिर उसकी चौपाई या ट्रांसप्लांटिंग खेत में कर दें। तो इससे हमारा जो शुरुआती अवस्था में बीमारियां आती हैं, जो रोग लगते हैं प्याज को, उससे हम बचाव कर सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें हमारे किसान भाई।
इसके बाद हमारी जो अगली आवश्यकता है वो हम इसमें कितना खाद दे सकते हैं। तो खाद देने के लिए हमारे किसान भाई करीब करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए, जिसको हम 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होता है, उसमें हम करीब 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश प्याज की फसल को आवश्यकता होती है। इसमें से फास्फोरस और पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा, इसको हमको पूरा का पूरा जब हम रोपण करते हैं, चौपाई करते हैं, उस समय हमको उसके पहले खेत में आधार खाद के रूप में मिला देना है। आधी जो नाइट्रोजन बची हुई है उसको फिर हमको 2 भागों में बराबर भागों में बांट करके चौपाई के 30 दिन बाद और चौपाई के 50 से 60 दिन बाद 2 भागों में बांट करके खेत में छिड़काव के रूप में देना है। तो इस प्रकार से किसान भाई खाद का प्रयोग करें। इन खाद के साथ साथ हमारे किसान भाइयों को ये भी ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए कि प्याज की फसल को इन 3 पोषक तत्वों के अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है, जिसमें से जिंक, कैल्शियम और सल्फ़र बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम और सल्फ़र को हम द्वितीय पोषक तत्व के नाम से जानते हैं, जबकि जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। जिंक 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, और इसको अगर हम जिंक सल्फेट खाद के माध्यम से देते हैं तो करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमको जिंक सल्फेट खाद देना है। सल्फ़र 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है, जिसको हम बेंटोनाइट सल्फ़र के माध्यम से दे सकते हैं, जिसकी मात्रा करीब 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगती है। इसी प्रकार से कैल्शियम के रूप में देने के लिए हम कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमको जब हमारी फसल 60 से 70 दिन के आसपास की हो जाती है तब हमको उसका प्रयोग छिड़काव के रूप में फसल में करना है। तो यदि हम मुख्य पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व और द्वितीयक पोषक तत्वों का भी प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई देखेंगे कि उनकी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। करीब 10 से 15% उत्पादन आपका बढ़ जाएगा। तो इसका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये जो दोनों द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इसका भी हमको प्रयोग जब हम खेत तैयार करते हैं तो आधार खाद के रूप में देना है पूरा का पूरा। केवल नाइट्रोजन को हमको 3 भागों में देना है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया। इस प्रकार हम खाद का प्रयोग अच्छे से करके अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिर अगली जो आवश्यकता है कि हम देखते हैं कि हमारी प्याज की फसल को मुख्य रूप से कुछ कीट और रोग प्रभावित करते हैं। प्रमुख रूप से हमारे प्याज में बैंगनी धब्बा रोग और स्टेम फाइलम ब्लाइट, जिसको हम झुलसा रोग के नाम से जानते हैं, ये 2 मुख्य बीमारियां हमारे खेत में देखने को मिलती है। इसमें से बैंगनी धब्बा रोग का अगर हम लक्षण देखें तो इसमें हमें प्याज की पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और उन धब्बों के चारों तरफ बैंगनी रंग का घेरा दिखाई देता है, जिसकी वजह से इस बीमारी को बैंगनी धब्बा रोग कहते हैं। और जहाँ पे भी ये धब्बे बनते हैं वहाँ से पत्तियाँ टूट जाती हैं और लटक जाती हैं, जिससे कि हमारे जो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाने की क्षमता है उसमें रुकावट आती है, जिससे उत्पादन जो है वो प्रभावित होता है। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हमारे किसान भाई, जैसा कि मैंने पूर्व बताया, बीजोपचार जरूर करें, पौध का उपचार करें, और यदि खेत में इस बीमारी के लक्षण हमको दिखाई देते हैं तो हम उसके लिए क्लोरोथेलिनोल दवा, फफूंदीनाशक दवा है, इसका 3 ग्राम मात्रा, या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो मिश्रण आता है उसकी भी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके हम छिड़काव कर सकते हैं। दूसरी जो मुख्य बीमारी है, जिसको हम स्टेम फाइलम ब्लाइट के नाम से जानते हैं, इसमें किसान भाई देखेंगे कि प्याज की पत्तियों में भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और भूरे रंग के धब्बे के चारों तरफ पीले रंग का घेरा दिखाई देता है, जिससे कि हमारा जो ये जो धब्बे हैं धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे पौधा रोग बढ़ता जाता है उस प्रकार से हम देखेंगे कि धब्बे आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिल करके पूरे के पूरे प्याज की पत्ती को और फसल को हमारे जला देते हैं, झुलसा देते हैं। तो इस बीमारी से बचाव के लिए हमारे किसान भाई फफूंदीनाशक दवा, क्लोरोथेनोलिल या फिर कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं कृषि की मुख्य खबरों पर। कृषि क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका। मध्य प्रदेश में खरीफ बुआई 92 लाख हेक्टेयर में हुई। 329 मिलियन टन बागवानी उत्पादन की संभावना। अगेती फूल एवं पत्ता गोभी लगाएं और भरपूर उत्पादन देगी रामतिल। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए कृषि सुधार किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। देश भर के किसानों द्वारा इन कृषि सुधारों का लाभ लेने पर उनके लिए ये क्रांतिकारी साबित होंगे। साथ ही अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान भी बढ़ेगा।
तथा इसमें और मजबूती आएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह बात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस व पुरस्कार वितरण समारोह में कही। मध्य प्रदेश में खरीफ बुआई 92 लाख हेक्टेयर में हुई। मध्य प्रदेश की प्रमुख खरीफ फसल सोयाबीन की बुआई अब तक 41,86,000 हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 68% है। वहीं राज्य में कुल खरीफ फसलों की बोनी 92,58,000 हेक्टेयर में हो गई है, जो लक्ष्य 149,29,000 हेक्टेयर के विरुद्ध 62% है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118,50,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 149,29,000 हेक्टेयर में फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 92,58,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई है। इसमें राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 41.86 लाख हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि लक्ष्य 61.65 लाख हेक्टेयर रखा गया है। राज्य की दूसरी प्रमुख खरीफ फसल धान की बोनी अब तक 14.72 लाख हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में अब तक मक्का 13.83 लाख हेक्टेयर में, तुअर 3.01, उड़द 8.44, मूंगफली 1.81 एवं तिल 1.02 लाख हेक्टेयर में तथा कपास की बुआई 5.53 लाख हेक्टेयर में की गई है। राज्य में अब तक कुल खाद्यान्न फसलें 29.93 लाख हेक्टेयर में, कुल दलहनी फसलें 12.40 लाख हेक्टेयर में एवं कुल तिलहनी फसलें 44.72 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। 329 मिलियन टन बागवानी उत्पादन की संभावना। कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र में उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि किसान हितैषी नीतियों, किसानों के अथक परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध के फलस्वरूप वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार फलों का उत्पादन इस साल 102.76 मिलियन टन, सब्जियों का उत्पादन 196.27 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं प्याज का उत्पादन 26.92 मिलियन टन, आलू का उत्पादन 53.69 मिलियन टन एवं टमाटर का उत्पादन 21 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। अगेती फूल एवं पत्ता गोभी लगाएं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मूली सब्जियां आदि भी बाजार में उपलब्ध हैं। प्रदेश के किसान भाई अगेती खेती में इसकी काश्त करना चाहते हैं तो यह तकनीक अपना सकते हैं। पत्ता गोभी की किस्म गोल्डन एंकर तथा पूसा मुक्ता, फूल गोभी की पूसा सिंथेटिक, पूसा सुभद्रा तथा पूसा हिमज्योति, गाजर की पूसा केसर एवं पूसा मेघाली तथा मूली की पूसा देशी किस्म लगाई जा सकती है। इसकी नर्सरी अगस्त में लगाई जा सकती है। पत्ता तथा फूल गोभी का 250 ग्राम बीज थायरम से उपचारित कर लगाएं। नर्सरी से उपलब्ध पौध 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पर्याप्त होगा। नर्सरी अच्छे स्थान पर लगाएं तथा गोबर खाद का उपयोग करें। नर्सरी से अतिरिक्त जल का निथार करते रहें। मुख्य खेत में रोपाई सितंबर में करना चाहिए। गाजर, मूली का 2 से 5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगेगा। खेत में 50 किलो यूरिया, 100 किलो सिंगल सुपरफॉस्फेट तथा 50 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर डालें। इसी प्रकार पत्ता गोभी तथा फूल गोभी में 217 किलो यूरिया, 300 किलो सिंगल सुपरफॉस्फेट तथा 60 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। भरपूर उत्पादन देगी राम तिल। राम तिल एक ऐसी फसल है जिसे कम उपजाऊ जमीन में भी उगाया जा सकता है। इसके लिए गहरी एवं उथली जुताई कर पाटा चलाकर खेत तैयार करें। गोबर खाद उपलब्ध होने पर 12 से 15 गाड़ी प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफॉस 1.5% चूर्ण 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय भूमि में मिलाएं। फसल की बुआई अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। IGP 76, GA10 देवमाली, JNS 1, JNS 6 किस्मों की बुआई कतारों में करने पर 5 किलो प्रति हेक्टेयर व छिड़काव पद्धति से 7 किलो प्रति हेक्टेयर बीज उपयोग कर सकते हैं। बुआई से पहले फफूंदनाशक दवा थायरम या कैप्टॉन या बाविस्टीन 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कतारों में बुआई करने से
अधिक उत्पादन मिलता है। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौध से पौध का अंतराल 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। साथ ही 10 किलो नत्रजन एवं 20 किलो स्फुर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय दें। इसके 30 से 40 दिन बाद निदाई के समय 10 किलो अतिरिक्त नत्रजन दें। बोनी के 15 दिन बाद हल्की निदाई गुड़ाई कर पौधों की संख्या नियंत्रित करें। फसल पकने पर कटाई करें। इसकी पैदावार 5 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।